हो गए। मोबाइल पर भी मनोरंजन है, टेलीविजन पर भी है, रेडियो पर भी है, इंटरनेट पर भी है, लेकिन जो अपनी कला, संस्कृति, साहित्य है, हमारी परंपराएं हैं, आखिरकार इसको बचा के रखने की जिम्मेदारी किसकी है? आज की पीढ़ी के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये मेलों का आयोजन होते रहना चाहिए और इससे भी भव्य मेलों का आयोजन पूरे हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए। देश भर के लोगों को एक आकर्षण होना चाहिए कि हमारे मेलों का हिस्सा कैसे बने। उदाहरण के तौर पर दशहरे का मेला कुल्लू का होता है, कुल्लू दशहरा का नहीं होता है। केवल देश के नहीं, दुनिया भर के लोग उसमें आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहां के देवते भी जब चलकर आते हैं, वहां के लोग अपने पारंपरिक वेशभूषाओं में आते हैं, वो आकर्षण का केंद्र है। मैं और आप भी जीन्स टी शर्ट में आ जाएंगे तो हमारी स्थानीय परंपरा, हमारी वेशभूषा वो कहाँ गई? मेलों के समय तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम सब जब मेले में आए, अपने क्षेत्रीय जो हमारी यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा है उसको पहन कर आए। वही अपने आप में एक आकर्षण हमारे पूरे देश भर के लिए मिलता है। दक्षिण भारत के मंदिरों में जाइए, क्या साफ सफाई। दक्षिण भारत के लोगों को देखिए, आज भी धोती को लेकर वो कैसे चलते हैं। हमें वेस्टर्न कल्चर के दबाव में नहीं आना है। ये पश्चिमी संस्कृति के नीचे हमें नहीं दबना है। अब भारत गुलाम नहीं, भारत आजाद है और आजादी के 75वें वर्ष में नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पंच प्रण का याद रखना। पहला प्रण भारत को विकसित भारत बनाना है। दूसरा प्रण गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है, आजादी पानी है। अब हम गुलाम नहीं हैं। तीसरा प्रण अपनी गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है। अपनी कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, इनको बचाना और आगे बढ़ाना है। चौथा प्रण एकता, एकजुटता को बनाए रखना है और ये सबसे बड़ा उदाहरण है एकता, एकजुटता को बनाए रखने के लिए। परंपराओं को बचाने का उदाहरण यही है। और पांचवा, हर नागरिक को अपना कर्तव्य पालन करना है। तो मेलों को बचाने और बढ़ाने का काम भी कर्तव्य पालन में ही आता है, वो भी आपको ही करना है। मित्रों, यही नहीं, जब मैं कहता हूं कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, तो मैं बात करता हूं विरासत की। विरासत में हमें मिला था सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ धाम, और क्या क्या मिले। राम मंदिर तो तोड़ गए थे 450 साल पहले, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बना, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बना, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बना, महाकाल लोक धाम बना और अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है। ये विकास भी है और विरासत भी है। आज 4-4 गुना से ज्यादा लोग काशी विश्वनाथ धाम में और केदारनाथ और सोमनाथ जाते हैं। कारण आधारभूत ढांचा बेहतर बना है, सड़कें बेहतर हुई है, पुल बेहतर हुए, रेलवे स्टेशन बेहतर हुए, एयरपोर्ट बेहतर बने। और अगर हमें शहर को भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन और बड़ा बनाना है तो हमें सड़कों को पहले से ज्यादा चौड़ा और आने जाने का जो हमारा सफर है उसको और आरामदायक बनाना है। मैं और कश्यप जी और हमारे सारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम गडकरी जी से मिलकर इस बात को उठाएंगे ताकि सड़क के विषय को हम पूरा कर सकें। दूसरी बात, मैं जब 25 साल का था, याद होगा सुरेश भारद्वाज जी को, वीरेंद्र कश्यप जी को, तब मैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना। यहां तो फिर भी ट्रायल पैलेस होटल था, धर्मशाला में तो कुछ नहीं था, 3 स्टार होटल भी नहीं था और वहां कोई खेल मैदान भी नहीं था। मैंने 300 फीट के पहाड़ को काटकर छोटी सी उम्र में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के माध्यम से
बगैर सरकार का 1 रुपया लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मैदान धर्मशाला में बनाकर दे दिया। लेकिन ये चैल का मैदान तो उससे पुराना है, इसको क्यों नहीं बनाया? किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? क्या मैंने केवल एक खेल मैदान बनाया? कहने के तो हाँ, मैंने खेल मैदान बनाया, लेकिन उसे खेल मैदान ने पूरे हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा की अर्थव्यवस्था पर कितना फर्क डाला है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जहां पर एयरपोर्ट तो था, फ्लाइट नहीं आती थी, आज हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 9 फ्लाइटों का आना जाना धर्मशाला से होता है, किसी और एयरपोर्ट से नहीं होता है। स्टेडियम के कारण हुआ। आज 5 5 स्टार होटल, ना जाने कितने 3 स्टार होटल, ना जाने कितने लोगों के होम स्टे, और धर्मशाला की अर्थव्यवस्था न जाने कितने गुना ज्यादा बढ़ी। किसी का दूध बिका, किसी की सब्जी बिकी, किसी का ढाबा चला, किसी के वहां पर और आय के साधन बने। ये तब हुआ जब एक धर्मशाला में स्टेडियम बना और लोगों ने टीवी पर देखा कि क्या खूबसूरत धौलाधार के पहाड़ है, हमें भी धर्मशाला जाना है, हमें भी इस खूबसूरत इलाके को देखना है। ऐसे करते करते आज यहाँ पर लाखों लोग प्रतिवर्ष आते हैं। वीकेंड पर तो एक कमरा भी नहीं मिलता है। और अभी भी आईपीएल के मैच हुए तो दिल्ली की टीम भी कहती, राजस्थान भी कहती कि हम वहां से छोड़कर धर्मशाला में ही अपने मैच खेलना चाहते हैं। ये केवल आधारभूत ढांचा नहीं, केवल सुविधाएं नहीं, इसके साथ साथ आय के साधन भी बने। मैं आज इस मंच से कह के जा रहा हूं, और बाबा बालकनाथ, जब हम शाहतलाई की बात करते हैं, बाबा देवसिद्ध की बात करते हैं, तो मेरे संसदीय क्षेत्र में मेरा आशीर्वाद इनका, बाबा जी का मेरे ऊपर है, तभी तो जाकर मैं 4 बार सीधी बार लोकसभा का सांसद हमीरपुर से बन पाया। और जब मेला कमेटी ने मुझे कहा, आदरणीय बिंदल जी ने भी कहा कि भाई सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के मंदिर भी है, राजीव सहदेव जी ने, सुरेश कश्यप जी ने, सबने घेरा डाल लिया पिछली बार शिमला में, भाई यहाँ तो आना ही पड़ेगा राजेश कश्यप जी। तो मैंने कहा जहां बाबा बालकनाथ जी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर है, तो मैं भी आशीर्वाद लेने जरूर आऊंगा। मैं तो आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने ही आया। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, प्रधान जी, आपने, कमेटी ने, सभी ने एक बात कही कि यहाँ पर ग्राउंड वापस मिल जाए। क्या आप केवल ग्राउंड वापस ही लेना चाहते हैं कि कोई बड़ा ग्राउंड बनाना भी चाहते हैं? अगर केवल जमीन वापस लेकर पंचायत के पास लेनी तो अलग बात है। अगर लगता है कोई बड़ा खेल मैदान बने और ये भी अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र देश और दुनिया के लिए बने, तो हम हर संभव प्रयास करेंगे। और जिस दिन प्रदेश की सरकार जमीन हमें दे देगी, उसके 2 साल के अंदर एक भव्य स्टेडियम भी यहाँ पर बनाकर दे देंगे। मैं 20 साल का समय नहीं मांग रहा, मैंने 20 साल का समय नहीं मांगा, मैंने केवल 2 साल का समय मांगा है, बड़ा सोच समझ कर मांगा है। धर्मशाला का स्टेडियम हमने 2 साल से कम समय में बनाया। अमतर का स्टेडियम हमने हमीरपुर में 9 महीने से कम समय में बनाया। बिलासपुर का 1.25 साल 1.5 साल में बनाया ऊना में, और हमने गुम्मा में, जिला शिमला में बनाया। ये मैंने 5 साल में सारे स्टेडियम बनाकर पूरे कर दिए थे। उसके बाद हिमाचल की जितनी सरकारें आई, किसी ने हमें जमीन नहीं दी, किसी ने जमीन नहीं दी। मैंने हर सरकार के सामने रखा कि तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें स्टेडियम दूंगा, लेकिन सबके हाथ पैर फूल गए देने क्यों? उनको लगा भाई जमीन दे देंगे तो हर जगह पे जाके स्टेडियम बना देगा। लेकिन स्टेडियम कोई मेरे बच्चे के लिए नहीं, ये हिमाचल के नौजवानों के लिए बनाकर दूंगा, जो यहाँ पर खेले भी और देश और दुनिया में जाके खिले भी, मेडल जीत कर लाए भी, तो हमारे प्रदेश के लाए।
मन छोटा करने से राजनीति नहीं होती, आखिरकार अपने प्रदेश का विकास होगा। मैं इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को कहना चाहता हूं, आगे बढ़ो। हर इलाके में, हर जिला में हमें एक जमीन दो, हम वहां पर खेलों की ऐसी सुविधाएं बनाएंगे, क्रिकेट के स्टेडियम बनाएंगे जहां पर हिमाचल प्रदेश का नाम होगा कि हर जिले में एक स्टेडियम। जब मैंने आज से लगभग 10 साल पहले बेटियों के लिए क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की, तो लड़कियों के लिए क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की, तो मेरी एसोसिएशन में मेरा बड़ा विरोध हुआ कि कहां 70 लाख रुपया साल का बेटियों के रहने सहने पर और ट्रेनिंग पर खर्च कर रहा है, क्या मिलने वाला है। मैंने तब भी कहा था कि आप मेरा ये लिखकर रख लो कि सबसे पहले हिमाचल की बेटी देश के लिए खेलेगी, और वही हुआ। सबसे पहले सुषमा वर्मा ही भारतीय टीम के लिए खेली, वर्ल्ड कप तक खेली। अब जब आईपीएल की तरह वुमेन का भी आईपीएल हुआ, वुमेन प्रीमियर लीग, तो हिमाचल की उसी समय की जो मैंने एकेडमी शुरू की, उसकी एक नहीं 4-4 बेटियां आज वुमेन प्रीमियर लीग में जाकर खेली, 4-4 हिमाचल की बेटियां। मित्रों, ये किसी भी माता पिता के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। हमारे साथ लगते प्रदेश हरियाणा और पंजाब हमसे आगे क्यों है खेलों में? वहां की राज्य की सरकारें सुविधाएं देती है। खेल एक राज्य का विषय, राज्य को ही करना है, लेकिन अगर राज्य खेलों की और ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत आएगी। मैंने हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के लिए खेलो इंडिया सेंटर मंजूर कर दिए हैं। सब जिलों में बनकर तैयार हो जाएंगे, 15 अगस्त से पहले शुरू हो जाएंगे। हमने 6 इंडोर स्टेडियम भी मंजूर कर दिए, उनका निर्माण कार्य भी बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, और अब लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम हिमाचल प्रदेश को मंजूर करने वाले हैं। हमारा हिमाचल देवभूमि वीरभूमि के साथ खेल भूमि भी बने, उस दिशा में हम सब लोग बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। मित्रों, मेरी कल कैबिनेट मीटिंग है, इसलिए मुझे वापस दिल्ली जाना है। 6:30 बजे मुझे चंडीगढ़ पहुंचना और मैं पहले ही लेट हूं। लेकिन यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चों ने स्कूल से आकर अपना कार्यक्रम दिखाया, बहुत शानदार भगड़ा था उनका। एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए। वेल डन। एक टीम यहाँ पर भी बैठी है, शायद आपने दिखा दिया, दिखाना है। मैं शायद मिस कर जाऊंगा, लेकिन आपको बहुत शुभकामनाएं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और हमारे जिन कलाकार ने अब अलका याग्निक के साथ, या कहेंगे अलका याग्निक हमारे सिरमौर के युवा साथी के साथ गाना गाएगी, जोरदार तालियां। हमारी नाटी पूरी दुनिया भर में मशहूर हो। मित्रों, एक सॉफ्ट पावर के नाम पे संगीत को माना जाता है, सिनेमा को माना जाता है, स्पोर्ट्स को माना जाता है, जहां लोग जाति धर्म संप्रदाय क्षेत्र सब भूलकर अपना मानते होंगे। कोई ये नहीं कहता कि ये सिरमौर का, हमीरपुर का है, कि शिमले का है या पटियाला का। वो कहते हैं हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की कला है। ऐसे खिलाड़ी को कोई ये नहीं कहता कि महेंद्र सिंह धोनी झारखंड का है, सब कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी हिंदुस्तान का है। इसलिए कोई भी कलाकार हो, उसके पीछे में ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो जो बीच में दीवारें होती हैं, चाहे वो बॉर्डर की हो, समाज की हो, जाति धर्म की हो, वो सबको तोड़ने का काम करते हैं और सबको जोड़ने का काम करते हैं। मेरे भाइयों, जोड़ने का काम। और इसी तरह से हमारे मेले भी, क्या आप देख रहे हैं कि साथ वाली कुर्सी पे कौन किस जाति धर्म का बैठा है? नहीं देख रहे। कोई देख रहा है कौन अमीर कौन गरीब बैठा है, किसने जलेबी उस प्लेट से उठाई, किसने नहीं उठाई। ये सब सामाजिक समरसता की बात है, सबको इकट्ठा लाने की बात है। इसीलिए मेलों की एक अपनी अहम भूमिका है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं लोग और भी आना चाहते हैं, लेकिन बैठने की जगह नहीं।
इसमें ताली वाली क्या बात है, भी बैठने की जगह नहीं। अब मुझे तो यही नहीं पता इसके पीछे क्या है, जगह भी है कि नहीं है। लेकिन ये जो मंच है, इसमें एक संभावना तो है कि सारा साल तो ये मंच बने, लेकिन अगर इसके ऊपर एक स्लैब पड़ जाए, एक दो मंजिल ऊपर बन जाए, तो ऊपर लाइब्रेरी भी बन सकती है। कोई ऐसी जगह साथ में पीछे हो, कोई शौचालय ऐसा बन जाए ताकि इतनी महिलाएं इस बाजार में आती होंगी, बच्चे बुजुर्ग आते होंगे, पता नहीं शौचालय है कि नहीं है, कहाँ जाते होंगे, है, फिर ठीक है। अगर है तो फिर यहाँ पर ऊपर कम से कम एक मंजिल और जोड़ी जाए, इसको और खूबसूरत बनाया जाए। आप इसका नक्शा बनाकर भेजो, हम सब इकट्ठे मिलकर पैसा लगाएंगे और शानदार यहाँ पर आपका मंच बने, और इसका डिजाइन भी सुंदर सा कोई बनाकर भेजो ताकि बढ़िया सा यहाँ पर कुछ बने। और इसके पीछे अगर कोई स्टैंड उठाने की जगह हो, पर फिर तो पेड़ छिप ही जाने, हवा भी नहीं आएगी, फिर तो क्या करना चाहिए? ये भी हम मेला कमेटी के ऊपर, मंडल देखिए आपके ऊपर और प्रधान जी के ऊपर छोड़ते हैं। कश्यप जी, आप भी देख लें कि क्या संभावनाएं हैं, ताकि भविष्य के लिए भी इसको आहिस्ता आहिस्ता करके पहले चरण में, दूसरे चरण में पूरा इसको साफ सुथरा बढ़िया तो आपने किया ही है, और बैठने की क्षमता कैसे बने उस पर देखें। आप सब जुड़े, मुझे बुलाया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल, बोले भारत माता की। धन्यवाद।